दोस्तों नमस्कार, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। मैं आपका साथी केशव विवेकी। तो आइए आज हम जुड़ते हैं प्रकरण लेखन और विचार के साथ। कुछ बातें हैं आपके लिए। छंद के बारे में आप क्या जानते हैं? लय या प्रवाह क्या होता है? क्या कोई मुक्तक लिखा? यदि आप लिखे हो या कुछ ऐसा आपके इन बिंदुओं पर कोई विचार हो तो आप कमेंट करें। तो आप सभी से आग्रह है वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। देखिए, आज हम प्रकरण लेखन विचार भाग 18 एपिसोड 18 में देखेंगे कि आज हम जानेंगे छंद शास्त्र और कविता, लय या प्रवाह, मुक्तक मैंने लिखा। तो आइए इन पे चर्चा करते हैं। वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रकरण लेखन विचार भाग 18 में आज हम बात कर रहे थे छंद शास्त्र और कविता की। छंद शास्त्र जो है, हम कविता लिखते हैं तो आमतौर पे इन दिनों तो मुक्त लोग लिख रहे हैं, मुक्त के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ तक कि मुक्त और मुक्तक में भी कोई फर्क नहीं रह गया है। वास्तव में इस पे लोग रिसर्च नहीं कर रहे, खोज नहीं कर रहे हैं। एक होड़ में लगे हुए हैं कि मैं भी कवि हूँ, मैं भी कविता लिख सकता हूँ। जब से कविता निराला ने मुक्त कर दिया, प्रसाद जी ने मुक्त किया, तो वहां से कविता का मेल जोल ही बदल गया। लेकिन छंद का बहुत ही कह सकते हैं कि अनमोल प्रयोग है। जैसे अगर वाल्मीकि रामायण लिखी गई तो उस समय उनकी जिह्वा पे, जो वाल्मीकि जी की जिह्वा पे पहला छंद, उस सारस के सामने जो कह सकते हैं कि उस समय दो सारस खड़े थे, दोनों जोड़े थे। उस समय जैसे ही उस पे वार हुआ, जिसने वार किया, मारा, उसी को देखते देखते सामने वाला भी सारस मरा। और उस घटना के बाद वाल्मीकि के अंदर वो जो प्रेरणा उठी, अचानक श्राप के रूप में उन्होंने कहा, वो एक छंदबद्ध वाक्य था। और उस छंद के प्रति वाल्मीकि सचेत तक नहीं थे, वो जानते तक नहीं थे कि ये वास्तव में छंद बोलूंगा। लेकिन उन्होंने क्रोधवश बोला था। बाद में जब उसको उन्होंने दोहराया, लिखा, तो पता चला कि ये तो छंद मैंने बोला है। तो कहीं ना कहीं छंद का अपना प्रयोग था और आज भी छंद का प्रयोग है। इसे हमें समझना चाहिए और विशेष चर्चा करना चाहिए। छंदासी छंदात, छंदासी छदनाथ अर्थात आच्छादित करते हैं। इस अर्थ में छंदवाड़ी के आवरण माने, यानी कि जिस तरह से एक औरत, महिला अपने आप को साज सज्जा करती है और ऊपर से जो कपड़े परिधान पहनती है, आवरण ही तो है उसके। यदि आवरण जिस चीज का हटा दिया जाए, उसकी खूबसूरती उतना नहीं रहेगी जितना होना चाहिए। तो कविता का भी आवरण जो है वो छंद है। इसको हमें समझना पड़ेगा। आज हमने छंद से मुक्त करने के चक्कर में किस रूप से मुक्त कर दिया कविता को, यही हमें पता नहीं चला। तो कविता के अंदर जब भी आप लिख रहे हो तो इस बात का ध्यान दें कि कविता छंद मुक्त हो रही है, लेकिन उसके अंदर का जो आपसी मेलजोल और तारतम्य है, उससे कविता मुक्त नहीं हुई है। इसको अगर आप छोड़ के चलेंगे तो वास्तव में छंद ही मुक्त नहीं हुई, कविता का मुख्य आवरण ही साफ कर रहे हैं आप। इसलिए आपको समझ के चलना होगा। छंद शब्द का प्रयोग अभिप्राय, इच्छा, गायत्री मंत्र या पद के लिए विधान भी मिलता है। कहीं ना कहीं हम जो पढ़ते हैं तो उसमें मात्राएं होती हैं, उसमें यति होता है, एक प्रकार के शब्दों का क्रम होता है, तभी तो जाके एक छंद पैदा होता है। ऐसे तो नहीं है कि छंद आ जाता है। तो छंद को पढ़ने के लिए छंद की समझ भी जरूरी है। आगे बात करते हैं कि जगदीश गुप्त लिखते हैं कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। यानी आप सहज सरल शब्दों में देखें कि छंद अगर आपसे कहा जाए, फिलहाल मैंने उदाहरण के रूप में जगदीश गुप्त का लिया है। इसका रेफरेंस आप निशा अग्रवाल की जो है भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ सकते हैं। उन्होंने उसमें जगदीश गुप्त ने लिखा कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद यानी कि कविता रचना छंद कहलाती है। अभी क्या है कि हम ये जो वाक्य इतना पढ़ा मैंने, इसके बाहर से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारी कविता छंदबद्ध हुई कहां से? छंद विधान को यांत्रिकी और नैर्व्यक्तिक समझा जाता है, लेकिन छंद जीवन से निर्मित है। कहीं ना कहीं छंद जो है ऐसे नहीं है कि आविष्कार हुआ है, ये जीवन के अंदर से हम जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, इन्हीं में से ये आया है। यानी कहीं ना कहीं छंद प्रायोगिक तौर पे
आया है। अब ये है कि एक मानसिकता है कि हम छंद कैसे लिखें, इस पे भी हम एक दो पॉइंट में बात करते हैं। छंद रचना श्वास प्रश्वास क्रिया की भांति स्वाभाविक है। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी तरह से कविता जब हम लिखते हैं तो उसमें जो धारा प्रवाह बनाते जाते हैं, और कामा मतलब उसके बोलने के तरीके के लिए जहां रुकावट आती है वहां कामा, जैसी आवश्यकता वैसा हम विराम चिन्ह देते जाते हैं और कहीं न कहीं शब्दों का एक गठन बनाते जाते हैं। तो उसके द्वारा, उस प्रयास द्वारा ही तो एक छंद बनता है। अब ये है कि रचना पहले होती है, रचना के नियम बाद में बनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी रचना को जब हम लिखते हैं तो वो तुरंत छंद में नहीं बन जाती है, वो किसी न किसी तरीके से पहुंचती है। फिर इसके बाद हम उसमें त्रुटियों को, कमियों को जांचते हैं, परखते हैं, खोजते हैं और आवश्यक शब्दों का परिवर्तन या कह सकते हैं कि स्थान का बदलाव करते हैं, तब जाकर के समूल रूप से हमें छंद प्राप्त होता है। अब जैसे वाल्मीकि रामायण की हमने बात की, उन्होंने शुरुआत में लिखने से पहले ही उन्होंने जो है सारस की एक कह सकते हैं जीव को मारने के बाद दूसरा जीव उसके विरह में चला जाता है और उनके द्वारा जो वाणी निकल के आती है वो एक छंद होता है। तो कहीं न कहीं आप भी जो लिख रहे हैं उसमें एक छंद है, लेकिन बात यह है कि आप सम्मात्रिक और सम्मात्रिक क्या लिख रहे हैं, वर्णिक लिख रहे हैं या मात्रिक लिख रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब आप उसे खोजते हैं, पढ़ते हैं, पता चलता है। और बहुत सी चीजें हैं जो हम छंद पे पता करते रहेंगे, बताते रहेंगे। जैसे आमतौर पे सम्मात्रिक छंद होता है, लेकिन एक सीमा के बाद मात्रिक छंद ही दंडक छंद भी बनता है। तो कहीं न कहीं वो मात्राओं की संख्या बढ़ने और घटने के आधार पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं लय या प्रवाह। देखिए, बिना लय और प्रवाह के नहीं कुछ हो सकता है। जैसे जब हम फिल्मी गीतों को गाते हैं वहां हमेशा रिदम की बात आती है। अब हमें क्या है कि हम अपनी ही चीजों को समझाने के लिए विदेशी चीजों का सहारा लेने पड़ रहे हैं, यानी हम अपने देश में होके, अपने यहाँ के होके अपने नहीं रह गए। ये बहुत ही मुश्किल काम है। यानी यदि व्यक्ति कोई कह दे सुबह सुबह मुझे स्नान करना है, तो मुझे लगता है कि 10 में से 8-9 ऐसे बेवकूफ मिल जाएंगे जिनको पता नहीं होगा। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाए यार बाथरूम जाना, अब वो तुरंत उतने में साथ समझ जाएंगे, कुछ बचा ही नहीं है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो अंग्रेजी समझ सकते हैं, हिंदी नहीं समझ सकते हैं। यानी भारत में रह के भारत के नहीं रह गए हैं। ऐसे हमारे पास भारत में रह रहे बिना वीजा वाले लोग, उनको विदेश भेज देना ही सही लग रहा है। फिलहाल में लय या प्रवाह की बात करें, कहीं न कहीं हम अपनी बातों को जिस क्रम में, जिस प्रवाह में कहते हैं और व्यक्ति के अंदर एक सुनने की ललायतपन उठती है, वो है लय। बात कर लेते हैं लय या रचना गीत में आरोह अवरोह जन्म लेती है। यानी हम अपनी बातों को कैसे घटते क्रम में और कैसे बढ़ते क्रम में उठाते हैं, यही है होता है लय। लय का मतलब कि आप जो है हवा जब चलती है तो बहुत तेज चलती है, धीरे धीरे चलती है, गुनगुनी चलती है, तो जैसी हवा चलती है वो हवा का एक लय है। उसी तरह से आप रचना के अंदर, कविता के अंदर, गीत के अंदर जो भी चीज लिखते हैं और उसको बोलने में, प्रवाह में जैसा उतार चढ़ाव डालते हैं वो आपका एक लय बनता है। और लय ऐसे नहीं आता है, शब्दों का एक सटीक क्रम रखा जाता है, तब हमें लय का स्वरूप दिखाई पड़ता है। अब देखिए, निशा अग्रवाल ने कहा है लय छंद की गति होती है, छंद की जान है। इस लाइन को हमेशा डिनोट करके रखिएगा कि लय छंद की गति होती है, छंद की जान है। लय की गति भंग होने से काव्य पाठ का आनंद खत्म हो जाता है। लय का विशेष रूप यति विराम से निकलकर आता है। किसी पंक्ति के पदांत और अन्य के पदांत रिदम की लय को दर्शाता है। अंग्रेजी में लय को ही रिदम कहा जाता है। कविता में लय या रिदम होना बहुत जरूरी है। यदि आप रिदम नहीं बना पाते हैं, लय नहीं दे पाते हैं, तो कविता कहीं न कहीं कहानी बन जाएगी, गद्य शैली बन जाएगी। मात्रिक छंदों का आधार लय, साम्य और मात्रा संख्या की समानता है। तो आशा है कि आप लय पे काम करेंगे। कविता लिखना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन लय और ताल के साथ आएंगे तो बेहतर है। बात करते हैं मुक्तक मैंने लिखा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा इस समय, लेकिन आप समय दें और पूरी तरह से लेके जाएं कि कॉन्सेप्ट केसो क्या क्या ले आ रहे हैं। अब देखिए, मुक्तक का जो सिद्धांत है, मैं पहले भी वीडियो में बात किया था, फिलहाल में साइड में बात करते चलते हैं। ये मुक्तक के नियम से आप सभी परिचित होंगे। मात्रा भार बराबर, पहला, दूसरा और चौथा पंक्ति में तुकांत बोध रखना है, यानी कि तीसरा हमें मुक्त कर देना है। बस लय, प्रवाह और ताल को मजबूत रखें तो लिखना सफल माना जाएगा। अब यह है कि मैं खुद के द्वारा लिखा आपके बीच रखा हूं और आप इनकी मात्राएं गिन लें। किसी में 26 होगा, किसी में 30 या 24, जो भी मात्राएं हैं वो समान रूप से चारों लाइन में मिलेगी।
तो हमने जो पहला लिखा है इसमें 24-24 मात्रा का चारों पंक्तियों में प्रयोग किया है। अब आप इसको गिन सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी पंक्ति को पढ़ता हूं और ये मुक्तक है, क्योंकि पहला, दूसरा और चौथे का मिलाया है जबकि तीसरा नहीं, इसलिए ये मुक्तक है। अब मात्रा की बात है तो आपको गिनना होगा। बुराई को बुराई से नहीं हराना है, बुराई को बुराई से नहीं हराना है, जो जानते हो वही यहाँ पे निभाना है। बड़े लोग होते यहाँ केशव दिखाने में, बड़े लोग होते यहाँ केशव दिखाने में, जिसे आगे बढ़े सभी वही बनाना है, जिससे आगे बढ़े सभी वही बनाना है। तो एक लय है, एक ताल है, तभी ये मैं पढ़ पा रहा हूँ। एक पंक्ति और लिखा जो समसामयिकी विषय पर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 30 मात्रा है। और देखिए पंक्ति कितनी लंबी हुई है। बेटियों के लिए नारे बंद कर देना चाहिए, बेटियों के लिए नारे बंद कर देना चाहिए, कौड़ियों के प्रसाधनों को बाहर कर देना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे समर्थन में ना हो, लेकिन ये समर्थन अपने आप खुद बेटियां चलकर आगे देंगी और कहेंगी कि किसी व्यक्ति ने अगर कहा है तो कहीं न कहीं सटीक कहा होगा कि बेटियों के लिए नारे बंद कर देना चाहिए, कौड़ियों के प्रसाधनों को बाहर कर देना चाहिए। न जाने कितने नाम आए गढ़ गए इस जमाने में, न जाने कितने नाम आए गढ़ गए इस जमाने में। इन बेविचारियों को पहले समाप्त कर देना चाहिए, इन बेविचारियों को पहले समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसी पंक्तियां आप लिखते रहें और लोगों को सुनाते रहें। तो आज हमने प्रकरण लेखन विचार में भाग 18 में आज हमने जाना छंद शास्त्र और कविता, लय, प्रवाह और मुक्त मैंने लिखा, इन पे चर्चा हुई और आशा है कि आप सभी को इससे लाभ मिलेगा। लेखन संबंधी प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।